तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर डीमन किंग जो होते हैं वो हमारे हाजिन से कहते हैं कि तुम ये जानना चाहते हो कि जब मुझे पता था कि वो मेरा फॉलोअर था जिसके ऊपर वहां पर इल्जाम लगाया गया था और उसे सजाए मौत दी गई थी, तो मैंने वहां पर उसकी जान क्यों नहीं बचाई। तो वो उसे कहता है कि यहाँ पर एक ही वजह से मैंने उसकी जान नहीं बचाई और उस वजह के बारे में तुम भी जानते हो। हाजिन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जहाँ पर दूसरे लोग मुझे क्यों इस तरह से इस नजर से देखते हैं, वो सभी लोग मुझे यहाँ पर एक गॉड मानते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर मुझे अपना भगवान मानते हैं और इसी वजह से वो लोग मुझे यहाँ पर प्रेज करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि भगवान कभी खुद यहाँ पर धरती के ऊपर आया हो और आकर किसी को उसने सजा दी हो। यहाँ पर कभी ना कभी अगर वो किसी को सजा देता है तो वो अपने किसी रूप में किसी को सजा देता है, जैसे कि अब यहाँ पर तुम उसका रूप बनकर आए और तुम यहाँ पर उसको सजा दोगे जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। मैं खुद यहाँ पर एक एक करके सभी लोगों को सजा देने के लिए आता हूँ और वहां पर बीच में आकर उनको रोकना शुरू कर दूं। हालांकि मुझे पता था कि वो मेरा पहुंचदा लॉयल सर्वेंट था और मरते वक्त तक उसके मुंह के ऊपर एक ही लफ्ज था कि डीमन गॉड मैं तुम्हारी पूजा करता हूं और इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, मैं हर एक की मदद नहीं कर सकता। फिर मैं यहाँ पर गुस्सा होकर अपना सारा गुस्सा सभी लोगों के ऊपर उतार दूं तो फिर मैं यहाँ पर एक गार्ड कैसे रह गया, क्योंकि एक गार्ड जो है वो शांत रहता है और शांत ही रहना मेरा स्वभाव है और तुम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो। ये बात सुनने के बाद हाजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि ये अपने आप को वाकई में गार्ड समझने लग गया है, लेकिन असल में ये कोई गार्ड तो नहीं है, लेकिन ये एक इंसान है। और इसी के साथ डीमन किंग भी उसे कहता है कि हाँ मैं एक गार्ड नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन ये सभी लोग मुझे गार्ड समझते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर जो बातें की है वो मैं काफी हद तक समझ गया हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ कि तुमने यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर को अपना डिसाइपल क्यों चूज कर लिया, जबकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि वही यहाँ पर कल्प्रेट है और तुम उससे बदला भी लेना चाहते थे, लेकिन तुम खुद वहां पर कुछ कर नहीं सके थे, लेकिन उसे अपना डिसाइपल सिलेक्ट कर लेना। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये उस बंदे के बिलीफ के ऊपर एक बहुत बड़ी ठेस है? तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि मेरे पास अपनी कुछ वजह है जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है, जिसकी वजह से मैंने उसे अपना डिसाइपल चूज किया है। वो यहाँ पर हमारे डीमन कल्ट के एक एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। ये बात सुनने के बाद हाजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो डीमन किंग उसे कहते हैं कि अब जबकि तुम इन सब में इन्वॉल्व हो ही चुके हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाता हूँ। और साथ ही वो वॉइड कैप्चरिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने कुछ बॉक्सेस को ले आता है और उसे कहता है देखो जरा, उन बॉक्सेस के अंदर वो सारी मेडिसिन पड़ी होती है। ये सारी की सारी मेडिसिन जो थी ये अपने कैरवान में वहां पर लेकर गए थे और वहां पर से लूट कर वापस लेकर आए थे वो सारी कैरवान की मेडिसिन जो कि हमारा हाजिन लेकर गया था फैसिलिटी मास्टर के कैरवान के साथ। तो वो कहता है कि इन सभी मेडिसिन को तो मैं पहचानता हूँ, ये सभी मेडिसिन तो हमें वहीं पर से मिली थी। हाजिन कहता है कि इन सभी मेडिसिन को तो यहाँ पर मैंने सुना था कि सुप्रीम पिल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो कहता है कि नहीं, इन सभी को यहाँ पर सुप्रीम पिल बनाने के लिए यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि इन सभी चीजों को यहाँ पर किसी को इरेडिकेट करने के लिए यूज किया जाने वाला है या फिर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करने वाला है। मैं यहाँ पर एक टेस्ट करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट यंग मास्टर के ऊपर एक टेस्ट करने वाला हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। इनके साथ एक पिल बनाई जाएगी और उस पिल के साथ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा जिससे उसकी अंदर जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो अंदर से बहुत ही बुरी तरह से सड़ गल जाएगी और यही उसके लिए सबसे बड़ी सजा होने वाली है। अगर वो इस टेस्ट में पास हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और वो पहले से बेहतर बन जाएगा, लेकिन अगर वो टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो यहाँ पर मर जाएगा और बल्कि उसे मौत से भी ज्यादा बदतर जिंदगी मिलने वाली है। तो ये बात सुनने के बाद हाजिन उसे कहता है तो फिर मैं यहाँ पर दुआ करूंगा कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाए और उसके बाद उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिले। लेकिन जैसे हमारा हाजिन वहां पर ये वाली बात करता है, इसी के साथ उसकी डिमोनिक एनर्जी ना चाहते हुए भी रिलीज हो रही होती है। जब उसकी डिमोनिक एनर्जी वहां पर रिलीज होती है तो डीमन एम्परर की एनर्जी को महसूस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की बॉडी के अंदर से जो डीमन एनर्जी है वो बहुत ही तेजी के साथ रिलीज हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ही जल्दी अल्टीमेट डीमन बनने वाला है, क्योंकि अगर ये अल्टीमेट डीमन स्टेट में जाने के बाद अपने आप को बेजर्क मूड में पहुंचा देता है तो फिर इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और मेरे किसी भी काम का नहीं होगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर अल्टीमेट डीमन की स्टेट को अपने लिए अच्छी तरह से मास्टर कर लेता है और उसे कंट्रोल करना सीख लेता है तो मुझे लगता है कि इस जैसा महान डीमन दोबारा हमारे पास नहीं आने वाला, यानी कि ये मेरी तरह ही एक बहुत ही महान डीमन गार्ड बन सकता है। लेकिन अल्टीमेट डीमन तक पहुंचने से पहले से यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को संभालना होगा, इसे अपने आप को कंट्रोल करना होगा ताकि ये अपने आप को अपनी डिमोनिक एनर्जी को यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो इसी के साथ हमारा हाजिन उसे कहता है कि अब जबकि आप यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व हो चुके हैं तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से स्टेप डाउन करता हूँ और मैं सब में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। तो वो उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुमने यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड फैमिली के पैट्रियार्क से भी बात की है तो वो भी यहाँ पर तुम्हारे थैंकफुल है कि तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर उनकी इज्जत बच गई और ना सिर्फ इज्जत बची है बल्कि उनकी फैमिली भी यहाँ पर बच गई है। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी मेरे पास एक ऑर्डर मिलने वाला है, जल्दी से अपने घर में वापस चले जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पर बाहर जाने की बहुत ज्यादा जल्दी है ना, तुम्हें बाहर की फ्रेश एयर चाहिए। तो मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर की फ्रेश एयर मिलेगी, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी बाहर के एक मिशन के ऊपर भेजूंगा। और इसी के साथ हमारा हाजिन जो होता है वो सोच रहा होता है क्या इसे पता चल गया कि मैं छुपकर फैसिलिटी मास्टर के कैरवान में बाहर गया था। एम्परर से कहते हैं ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा हाजिन कहता है हाँ ठीक है और वो वहां से वापस आ जाता है। तुम्हारा हाजिन जब वहां पर से वापस आता है तो मास्टर गू से कहते हैं कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे नहीं पता कि अब यहाँ पर आगे से चीजें किस तरह से होने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया है। थर्ड जंग मास्टर इस वक्त जेल में बांधा और फर्स्ट जंग मास्टर जो है वो डीमन एम्परर की केयर में, और डीमन एम्परर को सारी बात का अच्छी तरह से पता और वो खुद उससे बदला
ले लेंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर और ज्यादा अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। अब मुझे यहाँ पर से कुछ और काम करने हैं, कुछ और जरूरी काम करने हैं, जिसकी वजह से मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मास्टर गू से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तुमने मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है मेरी मदद करके। तुमने यहाँ पर इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद किया है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा कर्जदार हूँ और कभी ना कभी मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले को जरूर चुकाऊंगा। तो हाजिन कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है और हमारा हाजिन वहां पर से वापस आ जाता है। जब किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन डीमन गार्ड का दिखाया जाता है कि डीमन एम्परर अपने हाथ में जेड ऑफ कैलेमिटी को लेकर बैठा होता है और कहता है मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में पता ही नहीं था कि जियांगहू में इस तरह की चीज भी एग्जिस्ट करती है। और इसी के साथ ही ये जो जेड ऑफ कैलेमिटी होता है ये दिखाता है कि ये फर्स्ट एल्डर के हाथ में था और यही जेड ऑफ कैलेमिटी जो है ये वहां पर से रिट्रीव करके लाए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे डीमन एम्परर को सब कुछ पता है कि फर्स्ट एल्डर वहां पर मौजूद था और फर्स्ट एल्डर वहां पर मर गया और उसके पास जेड ऑफ कैलेमिटी था। और वो बताता है कि जेड ऑफ कैलेमिटी एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत सारी पावरफुल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। जिस तरह यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर और थर्ड यंग मास्टर डीमन स्वॉर्ड के वो दोनों एनर्जी टेक्निक्स को यूज करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी तरह जेड ऑफ कैलेमिटी जो है ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक बहुत ही बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पर इन दोनों भाइयों का किस्सा तो सॉर्ट आउट हुआ। मुझे भी यहाँ पर इस बात का शक था कि थर्ड यंग मास्टर जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फर्स्ट यंग मास्टर उसकी एनर्जी को बाद में अपना लेता है, उसको एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेता है। इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। लेकिन उन दोनों की किस्मत खराब थी कि यहाँ पर आने के बाद सियोरियोंग इस सब में इन्वॉल्व हो गया। सियोरियोंग यानी थर्ड यंग मास्टर ने यहाँ पर उसके साथ एक चाल खेली। जब उसने वहां पर साइलेंट किंग स्वॉर्ड की एनर्जी को महसूस किया तो इसी के साथ ही डीमन स्वॉर्ड फैमिली का थर्ड यंग मास्टर उस तलवार के पीछे लग गया। लेकिन उसी वक्त सियोरियोंग ने वहां पर आकर उसको कैप्चर कर लिया और फिर साथ ही उसके पास से कन्फेशन भी ले ली। डीमन एम्परर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि सियोरियोंग को इस बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन वो कितनी जहां पर मेरी मदद कर रहा है। उसने काफी सारे केसेस में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट दिन थर्ड यंग मास्टर हाजिन का दिखाया जाता है कि वो अपनी छत के ऊपर बैठा कल्टीवेट खा रहा होता है, क्योंकि उससे भी यहाँ पर अंदाजा हो चुका होता है कि वो यहाँ पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी डिमोनिक एनर्जी बहुत ज्यादा बिजर्क होती जा रही है, उसे कंट्रोल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर से कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका डीमन उसके ऊपर हावी हो जाएगा और उसके बाद वो कभी भी यहाँ पर दोबारा नॉर्मल स्टेट में नहीं आ पाएगा और वो बहुत ज्यादा रुथलेस हो जाएगा। तो वो उसकी बॉडी के अंदर से जो डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पर चुन हाजिन हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह की एनर्जी को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने नहीं दूंगा, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी के साथ हाजिन वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है तो सारी एनर्जी वापस उसकी बॉडी के अंदर आ जाती है। तो हाजिन कहता है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इस एनर्जी को सप्रेस कर लिया। और साथ ही वो अपने पास एक पेपर निकालता है, ये वही पेपर होता है जिसके ऊपर डीमन एम्परर ने मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए उसका कंप्लीट फार्मूला लिखा था। तो हाजिन कहता है कि मुझे यहाँ पर चोंगशान से काफी ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। उसने यहाँ पर मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक बार फाइट करके ये अंदाजा लगा लिया कि मेरी मार्शल आर्ट्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक काफी ज्यादा बेहतर है जो उसने मुझे बताई है, उसको मैंने कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। मैंने यहाँ पर डार्क शैडो डिमोनिक कार्ड को कंप्लीट कर लिया, मुझे इस पेपर की जरूरत नहीं। और साथ ही वो उस पेपर को वहां पर जला देता है। जब उस पेपर को वहां पर जला देता है तो उसके जलने के ऊपर उसके लास्ट वर्ड जो उसे दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है 9 डेप्थ्स ऑफ मिस्ट्री। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि आज के बाद से मुझे इस टेक्निक को नया नाम देना चाहिए। तो आज के बाद से मेरी इस डार्क शैडो टेक्निक का नया नाम होगा 9 डेप्थ्स डिमोनिक कार्ड्स। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर मेरा अगला मिशन क्या होने वाला है, कि डीमन एम्परर मुझे कौन सी जगह पर भेजने वाले हैं। तो यहाँ पर एपिसोड 58 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे हाजिन को फाइनली आजाद होने का एक रास्ता मिल गया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।